नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो आरआरबी के लिए एग्ज़ाम्स में आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके साथ उपस्थित हूँ। वीडियो में बने रहें और हमारे साथ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टॉपिक का नाम है तरंग यानी वेव। वेव जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो आरआरबी के एग्ज़ाम्स में इसके ऊपर बहुत ही प्रश्न बनते हैं। हर एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो इसमें आपको मतलब 2-3 नंबर का किसी भी एग्ज़ाम से आपके लिए मिल जाएगा। एक टॉपिक से सिर्फ 20-25 मिनट में आपका जो है एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, जो आरआरबी के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वेव क्या होती है, वेव के बारे में हम समझते हैं। तो वेव का अर्थ होता है तरंग। तरंग लहर या कंपन जिसे कहते हैं। ये कई अलग अलग संदर्भों में उपयोग किया जाता है ना। अलग अलग संदर्भ ऐसे कि जैसे फिजिक्स में अलग है, साहित्य में अलग है, तकनीकी में अलग है। ठीक है। तो फिजिक्स में तरंग का मतलब होता है कंपन या लहरों से, जो किसी माध्यम से गुजरती हैं, जैसे ध्वनि तरंग, जल तरंग या प्रकाश तरंग है। ठीक है, इनको हम वेव्स कहते हैं। ठीक है। और साहित्य, हिंदी साहित्य में इसका उपयोग भावनाओं, विचारों और ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। और तकनीकी में बहुत सी तरंगें होती हैं, जैसे रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव तरंगें या विद्युत चुंबकीय तरंगें के संदर्भ में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है। अब क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को हम आपको समझाएंगे और आपका टॉपिक को कंफर्म करेंगे कि आपके 3-4 नंबर कहाँ से बन जाएँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी हैं? ऑप्शन ए है अल्फ़ा रेज, ऑप्शन बी है जो श्रव्य मतलब ध्वनि वाली तरंगें, ऑप्शन सी है एक्स रेज, ऑप्शन बी है बीटा, है ना। अब इसमें कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं? तो ऑप्शन सी है कि एक्स रेज जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते किसे हैं? कि वे तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो तरंगें निर्वात में भी संचरित हों, है ना। जो तरंगें निर्वात मतलब वैक्यूम में भी जो है जो तरंगें प्रवाहित हो सकती हैं, उनको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें या यांत्रिक तरंगें कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगी एक ही चाल से चलती हैं। ठीक है। इनकी जो स्पीड होती है वो एक ही होती है, जैसे जो प्रकाश की चाल की दूरी के बराबर होती हैं, है ना। जो प्रकाश की चाल होती है, जैसे 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड होती है प्रकाश की, स्पीड ऑफ लाइट जो है ट्रेवल करती है ना, उसी के बराबर जो है इनकी स्पीड होती है। ठीक है। गामा किरणें क्या होती हैं? गामा किरणें, एक्स रेज किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगें और दीर्घ रेडियो तरंगें आदि विद्युत तरंगें हैं। ठीक है। इनकी तरंग दैर्ध्य जो है वो परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक होती है। इनकी जो वेवलेंथ जो है वो 10⁻⁻14 से 10⁻⁴ तक होती है। और एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक होती है। इसका प्रयोग चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। एक्स रेज ही है जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? अब आपने पढ़ा होगा विबग्योर। विबग्योर मतलब इंद्रधनुष में जो बनता है ना। तो उसको जो है विबग्योर को वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है हम लोग रखते हैं विबग्योर। तो वायलेट, इंडिगो, है ना, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है। तो सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो होती है
बैंगनी यानी वायलेट की, ठीक है। तो इंद्रधनुष जो होता है वो 7 रंगों का बनता है ना। और यही 7 रंग जो है हमें पानी जब बरसता है उसके बाद में जब सूरज की किरण जो है कुछ बाष्पित बाष्पित जो बूंदें होती हैं पानी की उन पे पड़ती है, तो हमें इंद्रधनुष के माध्यम से 7 रंग बने हुए दिखते हैं आसमान में। तो उसको जो है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो बनते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखती है वायलेट, है ना। तो वायलेट की वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है, ठीक है। किसी माध्यम में किसी तरंग के द्वारा, तरंग के किसी कण द्वारा एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। मतलब एक जो वेवलेंथ जो होती है वो किसी माध्यम में किसी वेव के द्वारा एक वेव की एक कण के द्वारा कंपन करती है, जैसे मतलब कंपन करती है, वाइब्रेट करती है, उसमें जो जितनी भी दूरी तय करती है उसको कहते हैं वेवलेंथ। और वेवलेंथ को जैसे कैसे ये जो कंपन कैसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। और ये जो है किसी मीडियम में ये सर्किल जो पूरा कर रही है ऊपर से डाउन, ये कह रही है कंपन, ये वाइब्रेशन होता है, ठीक है। इसकी जो दूरी होती है ये वाली, ये दूरी, ठीक है, ये दूरी इसको कहेंगे वेवलेंथ, ठीक है। उसे और इसकी जो सबसे लंबी जो दूरी होती है वो रेड की होती है। वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा जो होती है वो लाल की होती है, और सबसे कम जो होती है वायलेट की होती है यानी बैंगनी की होती है, ठीक है। जबकि जो क्या होते हैं वेवलेंथ क्या है कि वायलेट की सबसे कम और रेड की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि निम्न में से तरंग की कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। विशेषता बता रहा है कि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है। तो तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ वो तो होती ही है, आयाम, आवर्ती या माध्यम, ठीक है। आवर्ती भी होती है, माध्यम भी होता है, और तरंग दैर्घ्य। आयाम जो होता है वो तरंग की विशेषताएं नहीं होती हैं, विशेषता नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक तरंग मतलब वेव की आवृत्ति जो होती फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसकी वेवलेंथ पर क्या असर होता है। किसी वेव का अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो उसकी वेवलेंथ पर असर क्या होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो मतलब स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी उसकी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। कंपन की आवृत्ति जो है वो बढ़ती है तो क्या होगी कि वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी। यानी ऑप्शन ए है कि वेवलेंथ बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है एक समान रहती है, ऑप्शन सी है घट जाती है, ऑप्शन डी है कि दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। देखिए वेवलेंथ जो होती है, सॉरी, वेवलेंथ क्या है कि अभी हमने बताया था वेवलेंथ होती है ये, ठीक है, ये। और अगर वेवलेंथ जो है बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो यही जो है वेवलेंथ कम हो जाएगी, ऐसे 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 चलती जाएगी, ठीक है। तो ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान करना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो रेडियो तरंगें जो है, सूक्ष्म तरंगें हैं, आवर्त किरणें हैं और गामा किरणें हैं, ठीक है। इनका मिलान करना है तो उनका जो है उसके माध्यम पे करना है कि कहाँ पे प्रयोग होता है। तो इसका जो रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है, रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है सेलुलर फ़ोन में, है ना। जो हम लोग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं मोबाइल, उसमें रेडियो तरंगें यूज़ होती हैं, ठीक है। और सूक्ष्म तरंगें होती हैं वो जो होती हैं विमान नेविगेशन में, जो जो हवाई जहाज़ उड़ते हैं उनके नेविगेशन में, मतलब जो हमें मैप दिखाता है ना, वो जो है नेविगेशन में काम करती हैं हमें सूक्ष्म तरंगें। और आवर्त किरणें क्या होती हैं, वो चलती हैं घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स या रिमोट स्विच में। जो आवर्त किरणें होती हैं वो रिमोट में हमारे इस्तेमाल होती हैं। और गामा किरणें किस में होती हैं, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में, या जैसे जब कीमो होती है, किसी कैंसर का पेशेंट है तो उसको कीमो कहते हैं, कीमो करना पड़ता है। तो कीमो में क्या कहते हैं कि ये किरणें
डाली जाती हैं या ऑपरेशन होता है, तो उसको गामा रेज से उसको जो जो पर्टिकुलर एरिया होता है उसको जला दिया जाता है। उसको कैंसर वाली जो एरिया होता है कैंसरस, उसको जला देती हैं गामा किरणें, ठीक है। और इनकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ कितनी होती है, रेडियो तरंगों की वेवलेंथ होती है एक 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक होती हैं रेडियो तरंगें। और माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो 10⁻³ से लेकर 10⁻⁻1 तक होती है, ठीक है। और आवर्त करना मतलब इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻³ मीटर तक होती हैं। और गामा रेज कितनी होती हैं 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻10 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविज़न रिमोट में उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है, ठीक है। किस प्रकार का प्रकाश जो टेलीविज़न रिमोट में उपयुक्त होता है, जैसे हम रिमोट जब चलाते हैं तो एक लाइट जलती है, ठीक है, वो किस प्रकार की लाइट होती है, उसको वो लाइट होती है इंफ्रारेड, ठीक है। ये ऑप्शन ए है ध्रुवित, ऑप्शन बी है अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी, ऑप्शन सी है इंफ्रारेड और ऑप्शन डी है एक्स रेज। तो ध्रुवित मतलब पोलराइज्ड, ठीक है। तो आवरक मतलब इंफ्रारेड। जो रिमोट हम चलाते हैं तो उसमें एक लाइट जलती है एक तरीके की, तो वो होती है इंफ्रारेड रेज की किरणों की वजह से, ठीक है। सामान्यतः टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें आवर्त किरणें होती हैं, यानी इंफ्रारेड होती हैं। और इंफ्रारेड के माध्यम से टेलीविज़न रिमोट में से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है। रिमोट कंट्रोल टेलीविज़न को ऑफ ऑन करने, चैनल बदलने, आवाज़ की तीव्रता या चित्र की गुणवत्ता आदि को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। और इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं वो विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं जिसका जो वेवलेंथ होती है वो प्रकाश से बड़ी एवं सूक्ष्म तरंगों से कम होती है। इसकी वेवलेंथ जो होती है 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर से लेकर 10⁻³ मीटर के बीच में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संरचना की दिशा किस दिशा में ये जो है कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये मध्यम जो संचरण की जो दिशा होती है उसके किस दिशा में जो है अनुदैर्ध्य वेवलेंथ जो है वो ट्रेवल करती है, ठीक है। वो क्या होती है, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, या प्लेनर होती है, उसके समांतर होती है, या अर्धवृत्ताकार होती है। तो अनुदैर्ध्य तरंगों के कण संचरण की दिशा में समांतर कंपन करते हैं, ठीक है, यानी पैरेलल जो है ट्रैवल करते हैं। इन तरंगों के माध्यम के अलग अलग कण विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर दिशा में चलते हैं। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते बल्कि वे स्थिति के संदर्भ में आगे पीछे गति करते हैं, जैसे ध्वनि तरंगें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है, ठीक है, जिसका तरंग दैर्ध्य जो वेवलेंथ है वो 125 मीटर है। चलती तरंगों के बीच चढ़ाव यानी क्रेस्ट गति जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड है। और नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी, जैसे आवृत्ति निकालनी है, ठीक है। तो आवृत्ति निकालने का एक फार्मूला होता है कि वेलोसिटी पर यूनिट लैम्डा, यानी लैम्डा कहते हैं वेवलेंथ को, ठीक है, वेवलेंथ से डिनोट करते हैं। तो कितनी दी गई है, 25 दी गई है मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी, और वेवलेंथ दी गई है 125, है ना। तो उसको फार्मूले में पुटअप करेंगे और आंसर आ जाएगा कितना, 0.20 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होती है, आवृत्ति जो है हर्ट्ज में नापी जाती है, ठीक है। और इसको ये फार्मूला याद रखना है आवृत्ति का कि n = v/λ, ठीक है, लैम्डा। ये फार्मूला याद रखना, वेलोसिटी पर यूनिट लैम्डा। n डिनोट कर रहा है यहाँ पे क्या, आवृत्ति को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है मतलब n दिया गया है 50 हर्ट्ज, तो इसका आवर्तकाल जो होता है वो टाइम निकालना है, ज्ञात करना है। तो टाइम का फार्मूला होता है 1/आवर्ती, ठीक है। टाइम जो है
टाइम टाइम क्या होता है, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आवर्ती के। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है। अगर टाइम बढ़ेगा तो आवर्ती कम होगी और टाइम घटेगा तो आवर्ती बढ़ेगी। ठीक है, आवर्ती अगर बढ़ेगी तो टाइम कम होगा और आवर्ती घटेगी तो टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसमें फॉर्म दिया गया है कितना, आवर्ती की वैल्यू दी गई है 50 हर्ट्ज और 1/50 हर्ट्ज अगर करेंगे तो 0.02 सेकेंड। ठीक है, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती हैं। विस्फोट के कारण अगर कोई समुद्र पर लहरें बनती हैं तो समुद्र के पानी को हमने देखा है कि वो जो है ऐसे लहरें वेव्स की फॉर्म करती हैं, उन वो कैसी होती हैं। ठीक है, ए है अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य और सी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, और डी क्या है, स्थिर। स्थिर तो नहीं होगी। ठीक है, तो वो होती हैं अनुदैर्ध्य, है ना। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं तथा समुद्र की सतह पर बनने वाली लहरें जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, समुद्र के तल पे जो बनती है वो अनुदैर्ध्य होती हैं और समुद्र के तट पे जो बनती हैं सतह पर वो बनती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगें वे तरंगें हैं जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की गति की दिशा में होता है। ठीक है, वायु में ध्वनि की तरंगें भी जो है अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। इस प्रकार भूकंप और विस्फोट के कारण उत्पन्न करने भी अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसकी ऊंचाई की एक मात्रा है, मतलब किसकी मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। तो ऑप्शन ए ऊंचाई, ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी जो है वो तरंग गति, ऑप्शन डी है आवर्ती। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। क्या है कि किसी तरंग का गुण उसके कुछ विशिष्ट मानकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यथा क्या होता है, वेग, स्पीड, तरंग दैर्ध्य जो है वेवलेंथ, है ना। ऑप्शन सी वो मतलब जो तरंग की प्रकृति जो है आवर्ती पे निर्भर करती है, आयाम पे, एम्पलीट्यूड पे निर्भर करती है और ऊंचाई पर निर्भर नहीं करती है, ऊंचाई का वर्णन नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवर्ती सभी को क्या कहा जाएगा। सभी को कहा जाएगा, ऑप्शन ए है तरंग के रासायनिक गुण, ऑप्शन बी तरंग की विशेषताएं, ऑप्शन सी तरंग के घटक, ऑप्शन डी तरंग के कार्य। ये तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य या आवर्ती को जो है तरंग की विशेषताएं कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग का आयाम क्या कहलाता है। ऑप्शन ए क्या है कि तरंग की एक समयावधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंग का आयाम कहते हैं। ऑप्शन बी है माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी को तरंग का आयाम कहते हैं। ऑप्शन सी है 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को आयाम कहेंगे। ऑप्शन डी 1 तरंग लंबाई के बराबर की दूरी। तो ऑप्शन बी पढ़ते हैं कि किसी माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी को तरंग का आयाम कहते हैं। यही राइट आंसर है। ठीक है, तरंग जो है माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ, मतलब राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, कहीं भी मतलब जा रही तय की गई अधिकतम दूरी को तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल क्या कहलाता है। कि ध्वनि का जब संचरण होता है, मतलब ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब हम यहाँ बैठे हैं और वहाँ से 20 मीटर की दूरी पर कोई आदमी को हम बोल के सुनाते हैं, तो वो जो है कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। ठीक है, उसको कहेंगे ऑप्शन ए विरलन, ऑप्शन बी अनुनाद, ऑप्शन सी संपीड़न, ऑप्शन डी दोलन। तो ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र जो है वो संपीड़न कहलाता है। ठीक है, या कंप्रेशन कहलाता है। जब एक कंपन करती हुई वस्तु को किसी माध्यम में ध्वनि उत्पन्न करती है तो उससे उत्पन्न ध्वनि एक माध्यम में आगे की ओर गति करती है। ठीक है, तो एक उच्च दाब का क्षेत्र माध्यम में उत्पन्न होता है। ये उच्च दाब का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। संपीड़न और विरलन की श्रेणी में माध्यम में आगे बढ़ते हुई ध्वनि को हमारे कानों तक संचरित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहेंगे। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन मतलब
एक जो दोलन क्या मतलब आने जाने का वो जो होता है फ्रिक्वेंसी को पूरा करने वाला, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे हम कि ए जो है तरंग का दोलन, बी है तरंग का समय काल, ऑप्शन सी है तरंग की आवृत्ति, या ऑप्शन डी है तरंग में आने जाने की गति। तो इसको कहेंगे तरंग का समय काल। ठीक है, एक पूरी वेवलेंथ जो बनाती है ये वाला, इसको दोलन कहेंगे। ये जो ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गई दोलन। ठीक है, तो इसको जो है क्या कहेंगे, ये तरंग का समय काल होता है। ठीक है, किसी माध्यम के कणों द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को तरंग का समय का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तरंगों के द्वारा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तरंग जितनी दूरी के बाद अपने आप को पुनरावृत्त करती है, उस दूरी को तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने एवं हवाई अड्डों में किस तरह तरंग का प्रयोग किया जाता है? ठोस वस्तुओं को भेदने में या हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी एक्स रेज, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन डी यांत्रिक यानी मैग्नेटिक। ठीक है, तो डॉक्टर हमेशा जो है एक्स रेज का इस्तेमाल करते हैं, जो सॉलिड जो है, सॉलिड को भेदने के लिए। जैसे हड्डी का हम जो है वो करते हैं, हड्डी का एक्सरे किया जाता है। अगर हमारी हड्डी टूट जाती है तो हमारी बॉडी जो है सॉलिड है, सॉलिड को भेदने में जो है एक्स रेज कार्य करती हैं। ठीक है, तो एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻⁻ मीटर तक होती है, और इसकी आवृत्ति जो होती है 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। इसकी खोज जो है रॉन्टजन ने की थी 1895 में। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इसलिए सारी बातें हम बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रारेड किरणें क्या होती हैं? इंफ्रारेड किरणों के बारे में हम बताते हैं। ऑप्शन ए है अनुदैर्ध्य किरणें, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ किरणें, ऑप्शन सी यांत्रिक किरणें, ऑप्शन डी विद्युत चुम्बकीय किरणें। अभी हम पिछले क्वेश्चन में बता भी चुके हैं कि इंफ्रारेड जो होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। जो ये वो तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक नहीं होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, इंफ्रारेड जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। इनकी खोज जो है हर्शेल ने की थी। ठीक है, ये किरणें ऊष्मीय विकिरण हैं। ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका तापमान बढ़ जाता है। इनका प्रकीर्णन जो है लाल रंग के दृश्य प्रकाश से भी कम होता है, इसलिए ये कोहरे व धुंध में काफ़ी दूर तक चली जाती है। ठीक है, इनका जो प्रकीर्णन होता है वो लाल रंग से भी कम होता है, इसलिए ये जो किरणें होती हैं वो कोहरे और धुंध में काफ़ी दूर तक चली जाती हैं। इसलिए ख़राब मौसम व कोहरे में फ़ोटोग्राफी हेतु इन्हीं किरणों का प्रयोग किया जाता है। टेलीविज़न के रिमोट की कंट्रोलिंग भी जो है इन्हीं किरणों के द्वारा होती है, इंफ्रारेड किरणों के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, जिसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होगी? कौन सी विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं जिनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है? अच्छा, देखते हैं। ऑप्शन ए है रेडियो तरंग, ऑप्शन बी इंफ्रारेड, ऑप्शन सी एक्स रेज, ऑप्शन डी गामा किरणें। तो ऑप्शन डी है जो गामा किरणें। अच्छा, हम सभी किरणों की वेवलेंथ को समझते हैं और उनके वैज्ञानिक जिन्होंने खोज की है उनके बारे में भी बताते हैं। तो गामा किरणों की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 मीटर तक होती है, जिसकी खोज जो है बैकुरल ने की थी। ठीक है, एक्स रेज की वेवलेंथ क्या होती है? 10⁻⁻10 से 10⁻⁸ मीटर तक होती है, और इसकी खोज रॉन्टजन ने की थी। पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनकी वेवलेंथ क्या है? 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁷ मीटर तक होती है, और इसकी खोज की है रिटर ने। दृश्य विकिरण की जो वेवलेंथ है वो 3.9 इंटू 10⁻⁷ से लेकर 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर तक करी। इनकी खोज की है न्यूटन ने। और अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड विकिरण जो है 7.8 इंटू 10⁻⁷ से लेकर 10⁻³ मीटर तक की। इसकी खोज जो है हर्शेल ने की। लघु रेडियो तरंगें जो होती हैं
उनकी वेवलेंथ क्या है 10⁻³ से लेकर 1 मीटर तक। इसकी खोज की है हेनरिक हर्ट्ज ने। और दीर्घ रेडियो तरंगें जो है 1 मीटर से लेकर 10⁴ मीटर तक होती हैं, इसकी खोज मार्कोनी ने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दृश्यमान विकिरण यानी विजुअल रेडिएशन की खोज किसने की थी? दृश्यमान विकिरण की जो अभी हमने पहले बताया कि कौन से जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किसकी खोज करी थी, तो हेनरी बैकुरल ने खोज करी थी। हेनरी बैकुरल ने की दृश्यमान विकिरण विजुअल रेडिएशन की, या विल्हेम रॉन्टजन ने की दृश्यमान विकिरण? ऑप्शन सी है आइजैक न्यूटन और ऑप्शन डी है गैलीलियो मार्कोनी। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने बताया, क्या बताया था, ये साइंटिस्ट के नाम, तो इसमें जो साइंटिस्ट के नाम हैं वो आप ध्यान रखना कि जो पूछे जा सकते हैं ये वाले, है ना, ये सारे। अभी जो है इस किसकी आ गई थी ये वाले क्वेश्चन, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना तो ये आपको याद हो जाएंगे और इनको समझ लेना, आगे क्वेश्चन में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और हो सकता है एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें पूछ रहा है विजुअल रेडिएशन। विजुअल रेडिएशन की खोज जो है आइजैक न्यूटन ने करी थी और इसकी वेवलेंथ क्या होती है 3.9 से 9 इंटू 10⁻⁷ से लेकर 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर तक होती है। ठीक है, इसके कारण ही हमें जो है वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, ये विजुअल रेडिएशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण क्या है? सूर्य द्वारा हमें जो है हानिकारक क्या मिलता है? जो होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं स्किन के लिए हमें बहुत ही नुकसानदायक होती हैं, तो वो हमें सूर्य के द्वारा मिलती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है गामा किरणें, ऑप्शन बी है परावैंगनिक विकिरण, ऑप्शन सी अवरक्त विकिरण, या ऑप्शन डी अल्फा किरणें। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। परावैंगनिक किरणों की खोज सर JW रिटर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी आवृत्ति जो होती है 8 इंटू 10⁻14 से लेकर 3 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। ये किरणें सूर्य की आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न होती हैं। मानव शरीर पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिससे त्वचा में जलन पैदा होती है और त्वचा का कैंसर होने की भी खतरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? ठीक है, किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या। अगर किसी ध्वनि तरंग को जो है इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या को हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है आवर्तकाल, ऑप्शन बी है आयाम, ऑप्शन सी है तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन डी है आवृत्ति। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो जो किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की आवृत्ति जो है v है ना, और तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ दी गई है लैम्डा, और चाल दी गई है v के बीच क्या संबंध है? ठीक है, इसका संबंध क्या होता है कि ध्वनि की आवृत्ति जो होती है जो आवृत्ति जो होती है वो लैम्डा और मतलब क्या नाम है तरंग दैर्घ्य और चाल वेलोसिटी और आवृत्ति n, ठीक है, n के बराबर होती है। जो लैम्डा और आवृत्ति का मल्टीप्लिकेशन होता है चाल के बराबर। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला वेलोसिटी जो है ध्वनि की आवृत्ति और वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।